अब जैसे हम डुअल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो सेम तौर पे अगर बात करें कि कोई भी सिस्टम है तो उसके अंदर भी डुअल एस्पेक्ट होगा। डुअल एस्पेक्ट इन द सेंस कि अगर उसकी कुछ विशेषताएं होंगी तो कुछ उसके अंदर खामियां भी होंगी, मतलब कुछ उसके एडवांटेजेस होंगे तो साथ ही में कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो वैसे ही यहाँ पे बात की जाएगी कि डबल एंट्री सिस्टम जो कि एक वेल रिफाइंड और वेल नोन सिस्टम है, अकाउंटिंग करने के लिए इसके अंदर प्रॉपर्ली रूल्स वगैरह दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप ट्रायल बैलेंस तक पहुंच पाते हो और उसके बाद फर्दर आप अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर पाते हो। इसकी क्या खासियत है, क्या इसके अंदर अच्छाइयां हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं? टोटल आपके पास 8 दी हुई है, पर इसके अंदर से 3-4 आपको मोटे तौर पे पता होनी चाहिए जो आपको किसी भी फॉर्म में अगर सवाल में आता है तो आप उसका आंसर कर पाओगे। एंड साथ ही में हम बात करेंगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की, कुछ इसकी खामियों की, और फिर एक नटशेल में क्रक्स निकालेंगे कि क्या जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो सच में डिसएडवांटेजेस हैं डबल एंट्री सिस्टम के, या फिर वो डिसएडवांटेजेस हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के जो इसको यूज कर रहा है, जो डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हुए अकाउंटिंग कर रहा है, उस बंदे की ये खामियां हैं या फिर इस सिस्टम के अंदर खामियां हैं। इसके ऊपर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहला एडवांटेजेस आपके सामने है क्या, इसके अंदर क्या कह रहा है साइंटिफिक सिस्टम हैविंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब भी कोई सिस्टम के अंदर वो गवर्नड होता है कुछ रूल्स से, अगर कोई भी सिस्टम जो है वो किसी रूल्स से गवर्नड है, किसी रेगुलेशन से गवर्नड है और उसके अंदर प्रॉपर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको प्रोवाइड की जा रही है तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या कि एक साइंटिफिक सिस्टम है। ऐसे हवा में नहीं चल रहा, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग है, कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, रेगुलेशन है जिसके बेस पे ये काम करता है। एंड साथ में क्या कहा जा रहा है कि सभी ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है। अब कंप्लीट रिकॉर्ड का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि डबल एंट्री सिस्टम ने कोई भी आपके ट्रांजैक्शन को नहीं छोड़ा। उसने कहा कि कोई भी ट्रांजैक्शंस होगा उसके एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो, या तो वो पर्सनल में डाले जाएगा या तो वो रियल में डाला जाएगा, और नहीं कहीं गया तो वो नॉमिनल में डाला जाएगा, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट में उसको क्लासिफाई किया जाएगा। एंड बेस्ड ऑन दैट जो भी इसके अंदर रूल्स दिए गए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। जब बुक्स में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, सभी का क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन छूट नहीं रहा और आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, और जो उससे रिजल्ट भी आपको पता लगेगा वो भी आपका एक्यूरेट होगा और कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है इसका, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसकी बात हमने पीछे भी की थी कि अल्टीमेटली डबल एंट्री सिस्टम जो है वो आपको डेबिट क्रेडिट का इतना सुंदर रूल बताता है, जबकि आप ट्रायल बैलेंस जब बनाने बैठते हो, जब आप लिस्टिंग करते हो सारे अकाउंट्स के, तो कुछ बैलेंसेस उसके डेबिट होते हैं, कुछ बैलेंसेस उसके क्रेडिट होते हैं, और जो बैलेंस डेबिट का है और जो क्रेडिट का है ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये सेम क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो जिसके अंदर आप सभी अकाउंट्स को दो जगह पर डाल रहे हो, कुछ को डेबिट में कुछ को क्रेडिट में। और जब आप इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो तभी आप इस चीज को इंश्योर कर लेते हो कि जितनी अमाउंट्स आपकी डेबिट है उतनी ही अमाउंट आपकी क्रेडिट में जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपने 2 अकाउंट को डेबिट किया हो, 1 अकाउंट को क्रेडिट किया हो, लेकिन इन दोनों का जो टोटल होगा वो इस एक के बराबर ही होगा, अदरवाइज आपकी एंट्री ही पास नहीं हो पाएगी अगर हर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट क्रेडिट आपके इक्वल नहीं होंगे। अब ये खूबसूरती किसने दी, डबल एंट्री सिस्टम ने दी। अब जब इसने हर एक एंट्री के ऊपर, हर एक ट्रांजैक्शन को जब आप एंटर कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तभी उसके ऊपर एक कंट्रोल लगा दिया कि भैया डेबिट क्रेडिट हो इक्वल तभी आगे बढ़ना, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ना। तो जब यहीं पे ये कंट्रोल लग गया तो इसका मतलब क्या है कि जब अल्टीमेटली इसी एंट्री से आप लेजर बनाओगे, उसी लेजर को आप ट्रायल बैलेंस में लेके आओगे, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी जब डेबिट क्रेडिट को टोटल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका मैच होगा, क्योंकि एंट्री मतलब इनिशियल फर्स्ट स्टेज पे ही आपने इसको मैच कर लिया था। उसके बाद तो आप जस्ट उसको ट्रांसफर करते हुए चल रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये आपकी मदद करता है कौन, डबल एंट्री सिस्टम, किसमें, ट्रायल बैलेंस को बनाने में। अदरवाइज ट्रायल बैलेंस के अंदर ये एक्यूरेसी हो और वो बिल्कुल सही हो, अगर कुछ गलती हो तो उसको पता कर पाए, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर डबल एंट्री सिस्टम आपका मौजूद ना हो। अब ट्रायल बैलेंस अगर मदद बन गया तो नो डाउट ये आपको क्या मदद करेगा, ये मदद करेगा आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, जो कि उसी से गवर्न है कि ट्रायल बैलेंस आपका अगर प्रिपेयर हो गया है तो उस ट्रायल बैलेंस के ही बैलेंसेस को आप यूज करते हुए क्या बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया तो आप इसके फर्दर आपका क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आपका फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता लगती है आपको, ये पता लगती है आपको बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट भी आप किससे बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे आप इसी ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस से ही आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, इससे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता लगे, और इसी ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाओगे, बैलेंस शीट बताओगे, जिससे आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी। तो ये भी उसी से गवर्नड है जो हमने पीछे डिस्कशन की थी कि ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं और उसके बाद से आपकी सारी कहानियां इक्वली चलने लगती है। नाउ अगला आता है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, मतलब कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको और भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो चाहिए उसकी नॉलेज भी आपको इस डबल एंट्री की खासियत से मिल पाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको पर्टिकुलरली
कोई कहता है कि बताओ कितना सेल्स हुआ, तो आप कैसे बता पाओगे? आप डबल एंट्री सिस्टम में क्या करोगे, सेल्स का अकाउंट ओपन करोगे और आप बता दोगे सेल्स कितना है। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ परचेज कितना, अगर कोई पूछता है बताओ स्टॉक कितना है, आपसे कोई पूछता है कि बताओ मिस्टर एक एक्स जो है ये एक कस्टमर है, बताओ इसको कितने पैसे इससे लेने हैं, ठीक है, या फिर मिस्टर वाई जो है वो एक आपका यहाँ पे क्रेडिटर है, बताओ इसको कितने पैसे देने हैं हमें। तो इस टाइप की जानकारी आपको कैसे पता लगेगी? आपसे कोई पूछे कि बताओ आपका कैश में एक्सपेंस कितना है, कैसे पता लगेगा? अगर आपको कोई पूछे कि आपका बैंक में बैलेंस कितना है, बैंक अकाउंट में आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं, कैसे पता लगेगा? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो बिजनेस की है ये सारी आपको कौन प्रोवाइड कर पाता है? डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसने सभी के अलग अलग लेजर्स बनाए हैं और सभी लेजर्स में आपने उन एंट्रीज को ट्रांसफर किया है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को ओपन करोगे और आप देख लोगे उसके अंदर क्या बैलेंस आ रहा है। अगर आपसे एक्सपेंस की बात करें, नॉमिनल अकाउंट की बात करें, तो आपसे पूछा जाए बताओ पूरे साल में आपने कितना सैलरी पे किया या फिर कितना इंटरेस्ट कमाया है, तो वो चीजों का भी आपने सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है अंडर नॉमिनल अकाउंट, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशंस भी दे पाएंगे। अगला पॉइंट आता है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। एग्जैक्टली अगर आपने इनिशियल लेवल पर रिकॉर्डिंग सही कर दी और डेबिट क्रेडिट के रूल्स को सही से अप्लाई कर लिया, तो उस केस में आपकी फ्रॉड की पॉसिबिलिटी आनी असंभव है। रीजन बीइंग क्योंकि आपने जो डेबिट क्रेडिट किया है, अगर यहीं पे कोई फ्रॉड नहीं है, अगर किसी ने फर्स्ट स्टेज पे ही कोई फ्रॉड कर लिया, फर्स्ट स्टेज पे ही कोई मैनिपुलेशन कर ली, तो अलग बात है। बट अगर यहां पे आपकी एक्यूरेट एंट्री हो गई, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग हो गया, तो फर्दर तो बस आप ट्रांसफर कर रहे हो और ट्रांसफर में अगर कहीं भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच होता है, दैट मींस आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, किसी ने कोई झोलझाल किया है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मैच होते हुए चल रहा है, तो आप कह सकते हो कि फ्रॉड होने के चांसेस काफी बच जाते हैं। बट अगर कोई समझदार व्यक्ति है जिसको अकाउंट्स की प्रॉपर समझ है, तो वो इसके अंदर कुछ एक फ्रॉड कर सकता है इस तरीके से कि उस फ्रॉड का इंपैक्ट डेबिट में भी उतना है और क्रेडिट में भी इतना है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी यहां पे कम है। ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, जीरो तो कभी नहीं हो सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। किसी भी सिस्टम को लाके आप क्या कर सकते हो, आप जितने भी डेंजर एक्टिविटी, जितने भी रिस्की एक्टिविटीज है उसको कम कर सकते हो। जीरो तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। आप हेलमेट पहन के आप एक्सीडेंट से नहीं बच सकते, आप एक्सीडेंट के जो परिणाम होंगे, अगर कोई उसके नुकसान है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये एक चीज है कि किसी भी सिस्टम से आप किसी भी चीज को, उसकी पॉसिबिलिटीज को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। नाउ लीगल अप्रूवल। लीगल अप्रूवल तो इस तरीके से कि आपने देखा है कि कभी भी लीगल अप्रूवल वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको ध्यान आना चाहिए क्या, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली क्या करता है, वो बता के चलता है कि हर किसी इंसान को एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे काम करना है, हर किसी व्यक्ति को एक्रूअल अकाउंटिंग करनी है, हर किसी व्यक्ति को डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना है। तो कंपनीज एक्ट और साथ ही में कई सारे और भी एक्ट्स हैं जो कहते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो आपका एक वैलिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है और इसी के साथ आप अकाउंटिंग करें। तो इसलिए अगर इन्होंने कह दिया, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वगैरह ने इसी को एक मान्यता दे दी कि हाँ इसके थ्रू अगर किसी ने अकाउंटिंग की है तो वो सही मानी जाएगी, तो एक तरीके से इसको एक लीगल अप्रूवल मिल जाता है और उसके बेस पे भी लोग इसको पसंद करते हैं। ये इसकी एक अच्छाई में काउंट होता है। अगला आता है कंपैरेटिव स्टडी। नाउ कंपैरेटिव स्टडी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कंपैरेटिव स्टडी का बेसिकली मतलब क्या है कि जब आप एक किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हो तो एट लास्ट आपको कंपेयर करने में हमेशा फायदा मिलता है, चाहे तो वो कंपेयर जो है वो इंट्रा फर्म हो या फिर वो इंटर फर्म हो। अब ये वर्ड जो है मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं फिर से रिपीट करा रहा हूं। इंट्रा फर्म स्टडी का मतलब क्या हुआ कि जब आप विद इन द फर्म स्टडी करते हो, मतलब कि अपना 2023 जो है वो आप कंपेयर कर रहे हो अपने 2024 से, या अपना 2024 जो है वो कंपेयर कर रहे हो 2025 से। तो इस टाइप के कंपैरिजन को आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होगा, जब XYZ लिमिटेड जो है वो अपने 2024 के फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर रही है ABC लिमिटेड के 2024 के फाइनेंशियल्स। मतलब किसी एक ही साल के अगर फाइनेंशियल्स किसी दो कंपनी के और वो आपस में अगर कंपेयर किए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन। तो द थिंग इज कि अगर आप एक सिस्टम फॉलो करते हैं, एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं और वो सभी लोग अगर फॉलो करके चल रहे हैं, तो चाहे आपकी इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो चाहे इंटरफर्म कंपैरिजन हो, दोनों आप स्मूथली कर पाएंगे। अपनी कंपैरेटिव स्टडी के बेस पे जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप इजीली ले पाएंगे। एंड लास्ट आता है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो नो डाउट आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग एक प्रॉपर तरीके से हुई है और आपने एक रिपोर्ट्स वगैरह जो उससे निकाल के दिए, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह वहां पे मिले हैं। और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि सेल्स का चाहिए, तो सेल्स का अगर आपको पूरा फिगर पता होगा,
आपको इनकम के अंदर पता होगा कि आपकी सेल्स की फिगर कितनी है, आपने इंटरेस्ट से कितना कमाया, आपने कमीशन से कितना कमाया, तो बेस्ड ऑन दैट जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन ले पाएगा कि नहीं भैया सेल्स कम चल रही है, हमने तो इंटरेस्ट की कमाई होगी उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, बट देखा जाए तो सेल्स की कमाई काफी कम है, तो हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। एक्सपेंसेस के अकाउंट्स आपको ये पता लगेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस आप ज्यादा कर रहे हो और किसके अंदर आपको रिडक्शन करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब अलग अलग तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन ये अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा तो जो भी आपका मैनेजमेंट है वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा, कहां पे कंट्रोल्स करने की आवश्यकता है, कहां पे और इनहेंसमेंट की आवश्यकता है। इस तरीके के कोई भी डिसीजन लेने होंगे वो इजीली लिए जा पाएंगे अगर एक प्रॉपर अकाउंटिंग यहाँ पे फॉलो होकर एक अच्छी रिपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए नाउ बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस अगेन मैंने पीछे कहा कि डिसएडवांटेजेस जो हैं वो सिस्टम के नहीं है, एक्चुअल में वो व्यक्ति के हैं, बट ये बहुत एक लाजमी हो जाता है कि कभी भी किसी की हम सिर्फ अच्छाई नहीं कर सकते, हमें उसके साथ में उसकी बुराइयां भी बता के चलनी होती हैं, क्योंकि अच्छाइयां जहां पर है वहां कुछ ना कुछ बुराइयां अगर ढूंढने के आप नजरिए से बैठोगे तो आप जरूर ढूंढ के निकाल लोगे। तो जैसे कि पहला आपके पास पॉइंट है कि नंबर ऑफ बुक्स आर टू बी केप्ट इन द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे बुक्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये आपका थोड़ा सा महंगा हो जाता है। महंगा तो बिल्कुल होगा, नो डाउट इन दिस कि जब आप बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़े। अगर सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना, आपको मैनुअली भी यूज करना, तो आपको बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टोर्स करने पड़ेंगे, वाउचर्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको अलग अलग इनवॉइसेस वगैरह की फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे जो ये सारे काम को कर पाए। तो नो डाउट ये एक अपने आप में एक्सपेंसिव सिस्टम है, इसके अंदर पैसे खर्च आपको करने पड़ते हैं, फ्री फोकट में अकाउंटिंग नहीं हो सकती। कोई एक सिंपल सा नॉलेज वाला इंसान बैठ के एक आध घंटे के अंदर आपके पूरे साल की अकाउंटिंग करके नहीं बता पाएगा। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग के अंदर पैसे तो लगेंगे। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स आपने देखा, एक मॉडर्न अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, कोई कुछ बातें बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। अब ये सारी बातें किसको समझ में आएगी, जिसको आप अच्छे से सिखाओगे। मतलब कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इस चैनल से पढ़ाई कर ली है और उसको ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं वो उसने प्रॉपरली सुन लिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास एक प्रॉपर एजुकेशन हो गई है। अब इतनी सारी एजुकेशन के बाद वो डेबिट क्रेडिट के रूल को अप्लाई कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा जिसको इस चैनल के बारे में नहीं पता और वो इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो रट रहा है या उसको सही से समझ नहीं पा रहा है, तो उस केस में क्या वो इसको अप्लाई कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन होना जरूरी है जो कि इस चैनल पर प्रोवाइडेड है। आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग होना जरूरी है जो कि आपको इस चैनल पे दी जा रही है। जब ये सारी चीजें आपको होंगी तो आप डबल एंट्री सिस्टम को अच्छे से समझ पाओगे और इसको अच्छे से यूज कर पाओगे। तो अगेन ये एक डिसएडवांटेज है कि हर कोई इंसान समझदार नहीं होता, हर कोई इंसान इस चैनल पे आके नहीं पढ़ रहा है। जिस दिन पढ़ लेगा उस दिन वो डिसएडवांटेज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट आता है, only the arithmetical accuracy of the accounts is checked by preparing a trial balance under the double entry system। जो हम एडवांटेज में बात कर रहे थे कि जब इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा तो उसके अंदर अगर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, दैट मींस कि कुछ ना कुछ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वहां पे नहीं है, ये तो आप पकड़ लोगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई दिमाग वाला व्यक्ति है और उसने सेम अमाउंट से डेबिट करके सेम अमाउंट से क्रेडिट भी कर दिया, या फिर और कोई इस टाइप का कोई फ्रॉड या कोई इस टाइप का एरर होता है, तो वो यहाँ पे पकड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे वही पकड़ा जाएगा जो कि डेबिट तो हुआ पर क्रेडिट नहीं हुआ। डेबिट तो किया गया लेकिन क्रेडिट नहीं किया गया, तो उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। या फिर क्रेडिट तो हुआ लेकिन डेबिट नहीं किया गया, बट कोई एक अमाउंट ऐसा है जो कि डेबिट भी कर दिया गया, क्रेडिट भी कर दिया गया, लेकिन वो डबल है, वो डबल कर दिया गया। या फिर कोई एक ऐसा है जो कि डेबिट पे भी छोड़ दिया गया, क्रेडिट पे भी छोड़ दिया गया, मतलब कोई ओमिशन हो गया, तो उस केस में आपका क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, बिल्कुल मैच कर जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे, आपको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बट यहाँ पे एरर है। द पॉइंट इज कि डिसएडवांटेज में क्या कहा जा रहा है कि एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही होगी तो उसको ये पकड़ पाएगा, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल ओमिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन, या फिर कुछ और इस टाइप की गलती जिसके अंदर आप कह सकते हो कि गलत अमाउंट आपने डेबिट में भी लिख दिया, क्रेडिट में भी लिख दिया। तो इस टाइप की गलतियों को, जिसको हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का नाम दे रहे हैं, उसको तो आप पकड़ पाओगे इससे। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार के एरर्स होते हैं जिसको कि ये पकड़ नहीं पाता, ये उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाता। कौन कौन से एरर है सर? एरर्स ऑफ ओमिशन। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, वहां पर हम इन सारे एरर्स को समझेंगे और इन सारे एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर कुछ इस टाइप की एरर हुई है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में। फिलहाल हम रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम मोटे मोटे तौर पे इसकी मीनिंग को समझ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने आप में एक चैप्टर है जो कि आपको इसी टर्म में आगे पढ़ने को मिलेगा अपने सीक्वेंस के साथ। बट फिलहाल इसकी एक मोटी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे लेके चलते हैं।
एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज ओमिट कर दो, ओमिशन का मतलब है यहाँ पे फुल ओमिशन, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कोई ट्रांजैक्शन थी, कोई सेल था 1000 रुपए का लेट से, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब रिकॉर्ड ही नहीं किया मतलब क्या है कि आपने उसका ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, आप भूल गए। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी को ये जो आपका डबल सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका डेबिट क्रेडिट मैच चलेगा, क्योंकि आपने डेबिट किया ना आपने क्रेडिट किया, आप उसने पूरी ट्रांजैक्शंस को ही आपने छोड़ दिया है। तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अगला है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, जब यहां पे आप कोई रॉन्ग अमाउंट लिख दो। रॉन्ग अमाउंट का मतलब क्या है कि सपोज 8867 था, आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया 8687। ये वो गलती होती है जिसको हम बोलते हैं आंखों का धोखा, ठीक है। अब अगर कोई इस टाइप का अगर आंखों का धोखा हुआ है जिसमें आपको ये अमाउंट रिकॉर्ड करना था लेकिन आपने रिकॉर्ड क्या कर दिया, ये अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो मतलब कुछ आपने यहाँ पे 100, 125, 150, 200 रुपए आपने कम रिकॉर्ड किया है। ये 8867 रुपए था, 8867, और ये है 8687, तो मतलब कि आपने कुछ अमाउंट कम रिकॉर्ड किया। अब ये कम रिकॉर्ड किया तो ऑब्वियस सी बात है आपने डेबिट भी कम से किया, क्रेडिट भी कम से किया, तो एट लास्ट जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका डेबिट क्रेडिट मैच होगा, लेकिन यहां पे ये जो अमाउंट लिया गया है ये गलत अमाउंट है, क्योंकि सही अमाउंट तो ये था और आपने ये लेके काम कर लिया है, ठीक है। तो इस टाइप की गलती को क्या बोलते हैं हम, एरर ऑफ कमीशन, जहां पे आप गलत अमाउंट यूज करते हो। अगला आता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एरर का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने किसी मशीनरी के अंदर कोई रिपेयर कराया था, और वो रिपेयर ऐसा है जिसको कि हमें मशीनरी अकाउंट में जोड़ना चाहिए था। इसका मोटा तौर पे एग्जांपल ये है कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया, या फिर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया, तो वो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डेबिट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी डेबिट होता है। आपने उसका उल्टा कर दिया तब भी आपका अल्टीमेटली वो डेबिट ही हुआ है। वो अलग बात है कि एक बैलेंस शीट में चला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। बट अल्टीमेटली जब आप बैलेंस शीट, जब अपना ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपने अगर इस टाइप की कोई गलती की होगी तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एसेट के लेजर में दिखाई देगा, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंस के लेजर में दिखाई देगा। अब एसेट का जो लेजर है वो भी डेबिट होता है, और एक्सपेंस का जो लेजर है वो भी डेबिट होता है, तो कुल मिला के ट्रायल बैलेंस में तो आएगा डेबिट साइड में ही, और ट्रायल बैलेंस जो टोटल होगा वो भी आपका मैच कर जाएगा। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्चुअली सही है? नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल गलत अप्लाई किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया गया, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया गया। तो इस टाइप की अगर कोई कॉन्सेप्चुअल गलती है जिसमें आप प्रिंसिपल्स को ही गलत अप्लाई कर रहे हो, तो वो वाले एरर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एंड लास्ट आता है आपका कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है कि वो गलती जो हुई तो, लेकिन वो दोनों जगह पे हुई तो वो नॉक ऑफ हो गया। मतलब कि ऐसी गलती जो आपने एक साइड भी की और दूसरी साइड भी कर दी, जैसे कि ये वाला एग्जांपल था। इस एग्जांपल में कहते हैं कि मैंने ये वाला आइटम नहीं लिया, ये वाला आइटम लिया, तो ये आपका डेबिट भी हुआ, ये आपका क्रेडिट भी हुआ, बात खत्म हो गई। कंपनसेटिंग में आप ऐसे कह सकते हो कि आपको सपोज सैलरी में डालना था 1000 रुपए, आपने इसकी जगह पे इसको डाल दिया रेंट में, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये आपस में कंपनसेट हो गया। कंपनसेट कैसे हो गया कि सैलरी भी खर्चा है, रेंट भी खर्चा है। ऑल्दो जब सैलरी का फिगर जाके देखोगे तो गलत बताएगा, क्योंकि रेंट में आपके 1000 रुपए ज्यादा दिखाई देंगे, बट अल्टीमेटली आपके ट्रायल बैलेंस को जब हमने टोटल किया तो ये आपस में एडजस्ट हो गया, और ये एरर आप पता नहीं लगा पाए। इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम क्या? कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, जो आपस में ही कंपनसेट होके जीरो हो जाता है। तो ऐसे एरर को भी आपका डबल एंट्री सिस्टम नहीं पकड़ पाता। मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार के ये 4 एरर होंगे, इन चारों एरर को हमने डिटेल में समझ लिया है। इस टाइप के एरर्स को आपको डबल एंट्री सिस्टम पकड़ के नहीं देता। तो मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि 3 आपके डिसएडवांटेजेस हैं। पहला तो जी ये महंगा है, दूसरा जो इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, एजुकेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, और तीसरा कि कुछ एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के अलावा भी एरर्स होते हैं, जैसे कि ये 4, इस टाइप के एरर्स को ये पकड़ नहीं पाता है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। ठीक है सर, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो कुल मिला के जो एरर्स हैं, ये एरर्स जो हैं वो किसने किए? क्या ये डिसएडवांटेजेस होने चाहिए इस सिस्टम के, या फिर ये कमियां हैं उस व्यक्ति की? तो ये कमियां हैं उस व्यक्ति की जिसने अकाउंटिंग को यूज किया, सिस्टम को सही से यूज नहीं कर पाया। मतलब कि एनालिसिस ऑफ द अबव डिसएडवांटेजेस रिवील दैट दीज अराइज ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड केयरलेसनेस ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकॉर्ड इन द बुक्स। मतलब जो अकाउंटेंट है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसकी लापरवाही से,
उसने अगर कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिशन हो गया, तो लापरवाही किसकी है? सिस्टम की लापरवाही है, उस व्यक्ति की लापरवाही है, उस व्यक्ति की लापरवाही है। इनएफिशिएंसी, उसको नहीं पता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, उसने आपस में मिक्स कर दिया उसको। तो ये किसकी इनएफिशिएंसी है? उस पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबल है रिकॉर्डिंग करने के लिए, सीधे टर्म पे अकाउंटेंट। तो अगर अकाउंटेंट आपका इनएफिशिएंट है या फिर केयरलेस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम खराब है, यहां पे ये व्यक्ति खराब है। द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर omitting टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन ऑल टुगेदर और फॉर रिकॉर्डिंग सम ट्रांजेक्शन रॉन्गली। मतलब कि अगर वो 8867 को 8687 पढ़ रहा है, तो इसमें सिस्टम की गलती है या इस व्यक्ति की गलती है? ऑब्वियसली उस पर्सन की गलती है। तो मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन वो छोड़ दे रहा है या उसकी गलत रिकॉर्डिंग कर रहा है या फिर अमाउंट गलत पढ़ पा रहा है, तो इस केस में सिस्टम जिम्मेवार नहीं है। जिम्मेवार कौन है? वो अकाउंटेंट, उसकी लापरवाही है। ठीक है, तो सिस्टम हैज प्रूव टू बी सिस्टमैटिक, मतलब ये सिस्टम जो है एक सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक है, फ्लेक्सिबल है, दैट इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन ऑल कंट्रीज। मतलब ये सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर आप कमी बता तो रहे हो, लेकिन ये सिस्टम की एक खासियत है कि एक सिस्टमैटिक टाइप से काम करता है, साइंटिफिक है, रूल्स वगैरह इसके अंदर प्रॉपर्ली फॉलो होते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको सभी देश विदेशों में अच्छे से यूज किया जाता है और इसको खूब एडमायर किया जाता है, फॉलो किया जाता है अपनी अकाउंटिंग के लिए। तो इसलिए जो आप बेवजह के ऊपर डिसएडवांटेजेस बता रहे हो, वो बताना ठीक है, डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, बट इसके अंदर जो मेनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो व्यक्ति है जो इसके ऊपर काम कर रहा है, ना कि आप कह सकते हो कि ये सिस्टम में कोई कमी है। ठीक है, तो ये आपको जानना क्यों जरूरी था, ये वाला एरिया हमारा कवर करना क्यों जरूरी था? क्योंकि कई बार सवाल इस तरीके से भी आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे एक आपको केस स्टडी दी होती है, जहां पे कुछ सारी बुराइयां बताई जाएगी और आपको कहा जाएगा कि बताओ इन सारी बुराइयों से आप एग्री करते हो क्या? मतलब कि राम एक व्यक्ति है, उसने कुछ ट्रांजेक्शन किया, उसने रेवेन्यू के बदले कैपिटल में डाल दिया और उसके वजह से आपकी कुछ गलतियां हुई, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको कहा जाएगा कि बताओ इस पर कमेंट करो या जस्टिफाई करो कि आप इससे एग्री करते हो या नहीं। तो आपको बोलना है उस केस में कि नहीं जी, हम इससे बिल्कुल एग्री नहीं करते, क्योंकि यहां पे उस बंदे की इनएफिशिएंसी है, उस बंदे की केयरलेसनेस है। यहां पे जो आपका सिस्टम है, जो डबल एंट्री सिस्टम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं भी नहीं आती है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो इस गलत रिपोर्टिंग के लिए, गलत रिकॉर्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर से जो बेसिक सी आपसे एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको ये पता लगे कि अकाउंट को किस तरीके से क्लासिफाई करना है, किस किस टाइप के आपके अकाउंट्स होते हैं और उसके रूल्स क्या हैं। ये मोटी मोटी एक्सपेक्टेशन है आपकी इस चैप्टर से, जो कि आई गेस आपको सर्व कर दी गई है और आप इससे भली भांति कंफर्टेबल हो चुके हैं।